दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने 28 नवंबर 2021 को आयोजित यूपी टेट का पेपर जो कि निरस्त हो गया है, उस प्रश्न पत्र के मैथमेटिक टॉपिक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन है बनाया गया है जिससे आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए तथा आप अपने डाउट को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके उस दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91वां दिया गया था। यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हल इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 क्या है? यहाँ पे मजदूरों की संख्या M1 होती है तो 15 दे दिया गया है। D1 मतलब डे की संख्या, डे मतलब या घंटे, तो 48 है, बराबर M2 क्या हो गया दोस्तों? आपका हमसे पूछा गया तो X कर लीजिए। D2 कितना दिया गया? 30 घंटे, तो घंटे की संख्या आपकी 30 हो गई। अब यहाँ से X की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 15 गुणे 48 बटा 30 बराबर X के। तो 15 एक नम 15, 15 दूना 30, 2 एक नम 2 और 24 दूना 48। तो X की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ से आपकी 24। तो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपका 24 होगा वही ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। और इससे आसानी से आप कर सकते थे कि 48 में आपका किसका किसका गुणनखंड होता है? 8 छंग 48। मतलब ऐसी संख्या को चूज करिए जो 8 से डिविजिबल है। तो 18 8 से डिविजिबल नहीं है, 24 8 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है। 22 भी 8 से डिविजिबल नहीं है, 20 भी 8 से डिविजिबल नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन संख्या 2 यानी कि 24 सही है। इस प्रकार आप ऑप्शन से इसको सही कर सकते थे। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 92 पे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 92 दिया गया था, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 3 2 4 x 3 4 2 11 से विभाज्य हो है। तो हमें क्या देखना है इसमें? 11 से विभाजता का नियम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। हल आपका जो संख्या दिया गया उसको नोट कर लीजिए। 3 2 4 x 3 4 2। अब हमें क्या करना है कि एक मतलब कि यहाँ एक अंक को छोड़ करके हमें संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पे 4 आएगा, फिर एक अंक क्या हो जाएगा? x को छोड़ के आपका 3 में आएगा, फिर अगला क्या आएगा? आपका 2 आएगा। इन संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। तो 3 4 3 और 2 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10 2 12 हो गया। तो 12 हो गया यहाँ पे। अब जो संख्याएं बची हैं उसको जोड़ लीजिए। 2 और x, एक अंक छोड़ करके फिर आपका क्या बचा? 4। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। 6 प्लस x हो गया, तो 12 और घटा दीजिए, -6 प्लस x। अब हमें क्या याद करना है? हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या रखेंगे कि ये 12 में से आपका ये घट करके 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। 11 से संख्या किससे विभाजित होती है? जिसकी संख्या या तो लास्ट में करने पे आपका 0 बचे या तो 11 का एक गुणनखंड हो। तो हमें 0 प्राप्त करना है, तो हम x की जगह कौन सी वैल्यू रख देंगे? ऑप्शन में चले जाते हैं। ऑप्शन में पहला दिया गया 6। अगर हम 6 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 -12 बराबर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा। और कोई भी संख्या रखेंगे तो वो 0 नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन संख्या 1 मतलब कि 6 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 93। दोस्तों, प्रश्न संख्या 93 दिया गया, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब यहाँ दिया गया क्षेत्रफल का अनुपात किस पर निर्भर करता है? पहला दिया गया वृत्त की त्रिज्या के से समानुपाती होगा। दूसरा दिया गया था वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। तीसरा दिया गया था वृत्त की भुजा के समानुपाती होगा। या चौथा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो आपका इसमें पता करना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया? एक वृत्त के अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। ये हमने एक वृत्त बना लिया। अब इसमें दिया गया है कि अधिकतम बड़े वर्ग, वर्ग हम कैसे बना सकते हैं? एक ऐसे खींच लीजिए,
मान लीजिए कि एक वर्ग हो गया दोस्तों। अब क्या दिया गया दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और उसके वर्ग, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि त्रिज्या आर है, तो ये भी त्रिज्या आपकी आर हो गई। अब हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, हल यहां कर लेते हैं आपका पाई आर स्क्वायर अनुपात है किसका लिया है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, आर और आर कितना हो गया, 2r, 2r का स्क्वायर कितना हो गया, 4r स्क्वायर बटा के 2। अब ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहां पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 22/7 के अनुपात, यहां क्या आ जाएगी 4/2, 4/2 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये 2/1 हो गया। अब देखिए 2 × 2 और 11 हो गया। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया 11/7, मतलब यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है किसी चीज पे, मतलब आर पे ना निर्भर कर रहा है ना पाई पे निर्भर कर रहा है। तो इसलिए किस पे निर्भर करेगा, यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन दिया गया था वृत्त की त्रिज्या पर के समानुपाती होगा, यहाँ त्रिज्या आर पे निर्भर नहीं कर रहा है दोस्तों। दूसरा दिया गया वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, ये हो सकता है। तीसरा पढ़ लेते हम लोग, वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, यहाँ देखिए हमारा न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है तो वर्ग की भुजा के समानुपाती नहीं होगा। और चौथा दिया गया था वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, देखिए आर और आर 2r, क्या 2r के बराबर है, नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या हो सकता है, वर्ग पर निर्भर नहीं होगा। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला था, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। अब चलते हैं 94 यानी कि 94 प्रश्न पे। दोस्तों 94 यानी कि 94वां प्रश्न दिया गया था, यदि 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q का मान क्या होगा। यह सभी प्रश्न आपके बुकलेट संख्या D से लिया गया है, तो इसीलिए आपका न्यूमेरिक आपका 94 प्रश्न आपका बुकलेट संख्या D का है। आप और सभी बुकलेट संख्या से प्रश्न को मिला सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हल, अब इसको हमको p/q के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं p/q इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 102.7। दशमलव हटाने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, जहां दशमलव दिया उसके बटा उसको 1 कर देते हैं और जितने अंक इधर दिया गया उसको 0 बढ़ा देते हैं, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा। तो देखिए p बराबर क्या हो गया 1027 और q बराबर क्या हो गया आपका 10 हो गया। इससे ज़्यादा ये कट नहीं सकता, तो इसीलिए q की वैल्यू हमसे पूछा है कि q का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा, कि ऑप्शन संख्या 2 में 10 इसका आंसर दिया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर 10 होगा। अब चलते हैं 95वें प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 95 दिया गया था, ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में ₹720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2% की दर से कितना हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को अब हम शॉर्ट में इसको बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 4 ईयर का आपका क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका 4 × 2 बराबर 8% साधारण ब्याज हो जाएगा। और हमें कितना दिया गया था, 600 रुपये दिया गया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्याज की दर है ये। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 का हम 8% और निकाल लेते हैं, तो 600 का 8% निकाल लेते हैं, 600 × 8/100। इसको और कट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0000 कर दिए, आएगा 48, मतलब 48 रुपये और अधिक मिलेगा। तो हमें कितना दे दिया गया था यहाँ पे, देखिए प्रश्न पे आपको 720 दिया गया था, उसमें 48 रुपये और जोड़ लीजिए, तो 720 + 48 कर लीजिए, तो 720 + 48 यह आ गया 768 रुपये। तो 768 रुपये जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन संख्या क्या दे दिया गया आपका, सेकंड ऑप्शन सही है इसका, 768 रुपये। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 96 पे।
200 प्रश्न संख्या 96 दिया गया था, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। पहला दिया गया था दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। दूसरा दिया गया था दो परमेय संख्याओं का योग एक परमेय संख्या होता है। तीसरा दिया गया था दो अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरमेय संख्या होता है। या चौथा दिया गया था दो परमेय प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूछा गया था। आप जानते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्या आपका 5 है और दूसरी प्राकृतिक संख्या आपका 2 है, तो ये क्या हो गया आपका 7। 7 एक नेचुरल नंबर है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन हमसे पूछा है सही नहीं है, प्रश्न में देखिए दिया है सही नहीं है प्रश्न पे, तो हमें नहीं वाला खोजना है। अब दूसरे पे आते हैं दोस्तों। दूसरा दिया गया है कि दो परमेय संख्याओं का योग एक परमेय संख्या होता है। तो ये आप जानते हैं कि परमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय संख्या होता है। और दो पूर्णांकों के योग एक पूर्णांक संख्या होता है, ये भी आपका सही है। अब दो अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरमेय संख्या होता है, यह देखना है कि नहीं है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं पहली अपरमेय संख्या क्या है आपकी इरेशनल नंबर, हमने मान लिया आपका √5 है। और दूसरा अपरमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, हमने मान लेता -√5 है। अब क्या दिया गया, दो अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरमेय संख्या होता है। तो हम पहला परमेय संख्या को जोड़ लेते हैं √5 प्लस -√5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये √5 और -√5, ये √5 और √5 कट गया, ये 0 आ गया। तो 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ दिया गया दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि हमसे पूछा गया था सही नहीं है, तो ये इसलिए ऑप्शन सही होगा। 96 का ऑप्शन संख्या सी या तीसरा सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 97 पे। 200 प्रश्न संख्या 97 दिया गया था, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कोई संख्या हमेशा क्या होती है आपका 100% होती है। तो हमें 100% पहुंचना, हमें 20% अगर वह संख्या दी गई है और हमें 100% पहुंचना है तो हमें कितना जाना पड़ेगा, और 80% जाना पड़ेगा। 80% ये हो जाएगा हमारा 100%, क्योंकि कोई भी संख्या हमेशा क्या होती है 100% के बराबर होती है। और से कितना अधिक है, 60 अधिक है। मतलब हमें क्या दे दिया गया, ये 60 अधिक है, मतलब 80% की वैल्यू हमें कितना दे दी गई 60। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू प्राप्त करनी है, हमें 100% की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए 80% बराबर है आपके 60 के, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 100% बटा 80%। परसेंट से परसेंट कट गया। इसको कैसे और काट सकते हैं हम लोग दोस्तों, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। और इसको कैसे काट सकते हैं, 4 एकन्नम 4 और 15 चौके 60। अब 15 गुणे 5, 15 पच्चे कितना होता है 75। तो 100% की वैल्यू आपकी कितने आगे 75 आगे। ऑप्शन में जो संख्या में आपका 75 होगा वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन संख्या 4 यानी कि 75 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 98 यानी 98 पृष्ठ पे। 200 प्रश्न संख्या 98 दिया गया था, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग 17 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 17 भागा 3070 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 एकन्ना में 17, बचेगा कितना दोस्तों आपका 13। अब 13 में जाएगा नहीं तो हम लोग क्या उतार लेंगे, 7 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 17 8 136, तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे 136 हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों 1, और यहाँ पे नहीं जाएगा तो हम लोग 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो मतलब हमारा कितना है यहाँ पे 10 शेष बच रहा है। मतलब 3070 में अगर हम 10 घटा देंगे तो वह संख्या आपकी किससे मतलब विभाजित हो जाएगी, आपकी 17 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 3070 में अगर हम लोग 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3060 हो जाएगा। और अगर हम 3060 में 17 जोड़ देंगे तो वो भी संख्या आपकी किससे विभाजित हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 3000 कितना हो जाएगा 77। अब बताइए 3070 के सबसे निकटतम कौन सी संख्या है जो आपकी 17 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें हम लोग 10 घटाएंगे और इसमें हम लोग केवल 7 जोड़ देंगे तो वो 17 से विभाजित हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा आपका, 3077 वाला सही होगा। ऑप्शन संख्या तीसरा इसका सही है।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 99 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 99 दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या दे दिया गया, कॉस्ट प्राइस अनुपात मतलब आपका यहाँ पे दे दिया गया विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपका कितना दे दिया गया, आपका 5:4। तो आप बताइए कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये है तो सेलिंग प्राइस हमारा 4 रुपये हो रहा है, तो हमें कितने रुपए का घाटा हो रहा है दोस्तों, 1 रुपये का, तो -1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाता है, जो घाटा हो रहा है 1 बटा कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5 है गुणे 100, यही आपकी हानि होगी। तो 5 का नम 5, 20 पंचे 100, तो आपका कितना हो गया, 20% की हानि होगी। तो हानि परसेंट आपका कितना दे दिया गया दोस्तों, आपका 20 हो गया। मतलब ऑप्शन संख्या आपका कौन सा सही हो गया, इस प्रश्न का पहला सही होगा। अब चलते प्रश्न संख्या 100 पे। अब प्रश्न संख्या 100 दिया गया था, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हेल्प। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3। a√3 की वैल्यू आपकी क्या दे देगी, 8√3 दे दी गई। तो a√3 बराबर 8√3, तो √3 से √3 कट गया। a बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, a बराबर आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 a की वैल्यू पता चल गई, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है घन के, 6a²। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a²। अब a की वैल्यू 8 दी गई है, तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर, 8 8 कितना होता है आपका दोस्तों 64। तो 6 गुणे 64। अब इसको और कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4, 6 6 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, मतलब 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। जिस ऑप्शन में 384 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा, इसका चौथा सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 101 पे। प्रश्न संख्या 101 दिया गया था, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास, यहाँ पूछा गया था व्यास। अधिकतर लोग यहाँ पे त्रिज्या का ऑप्शन सही करके चले आते हैं, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना था कि यहाँ हमसे पूछा था व्यास होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वृत्त जो होता है, ये वृत्त हो गया, ये कितने एंगल का पूरा होता है दोस्तों, आपका 360 डिग्री का होता है। मान लेते हैं पॉइंट है, और ये पूरा एंगल कितना हो जाता है दोस्तों, आपका 360 डिग्री का हो जाता है। अब हमसे दिया क्या गया था 120 डिग्री का, मतलब कितना हो जाएगा 120/360, तो कितना हो गया 1/3 हो गया। तो 1/3 की वैल्यू हमें कितना दे दी गई आपकी 66/7। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका 1/3 हो गया। इसकी वैल्यू आपकी कितनी दे दी गई है दोस्तों 120 अंश, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई आपकी 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या जाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो हमें कितना दे दिया 1/3 की वैल्यू दे दी गई, तो 1/3 πr² बराबर कितना दे दिया गया है आपका 66/7। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे r² बराबर 66/7। अब देखिए कट कर लीजिए इसको, कट करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों 7 × 7, 7 × 7, यह आ जाएगा 22 × 22, 22 तिहाई 66। तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, r² की वैल्यू 9 हो जाएगी। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर दे दी गई। तो व्यास क्या होता है d बराबर 2r के। तो r की वैल्यू आपकी 3 दे दी गई, 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या
4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या 4 होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 102 दिया गया है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हम लोग को लेंथ दे दिया गया है, लेंथ दिया गया मतलब कुछ भी लेंथ में कुछ भी दिया गया, विकर्ण दिया गया है, आपकी त्रिज्या दी गई है, आपका कुछ भी दिया गया है, तो अगर लेंथ दिया गया और हमें साइड, तो वो साइड अगर दे दिया गया है तो साइड हो जाता है, लेंथ हमेशा साइड के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर लेंथ 1 है तो उसका क्या 2 गुना कर दिया जाता है, तो 2 हो जाएगा। विकर्ण को 2 गुना कर दिया था, 1:2 हो गया। तो हमारा एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम करने के लिए क्या होगा हमारा दोस्तों, हमें साइड का क्यूब करना रहता है। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब मतलब साइड का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8, 1:8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल पूछा है मतलब एरिया, तो कितना हो गया 2 का कितना होगा ये आपका 1 का कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो ऑप्शन संख्या इसका कौन सा सही होगा 4 गुना, मतलब ऑप्शन संख्या 2 इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए 4 आ रहा है तो मतलब 4 गुना हो गया, मतलब यहाँ पे कितना आया ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। अब चलते 103वें प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 103 क्या कह रहा है, विनय एक घड़ी ₹75 में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए अगर 75 रुपए में बेच रहा है तो आपके ऑप्शन 150 और 175 तो होंगे नहीं, क्योंकि कोई चीज अगर बेच रहा है तो उसका हमारा जो लागत मूल्य है वो उससे कम होता है। तो आपके ये 2 ऑप्शन तो कट गए दोस्तों। अब हमारा आता है 60 रुपए और 50 रुपए। तो हमसे प्रश्न में दिया गया जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो हमारा 60 रुपए अगर लागत है तो 60 का 60% अगर निकाल देंगे कि उसी के बराबर, तो 60 का 60 निकालेंगे तो कितना आएगा बटा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 जो है 6 6 जा 36, मतलब 60 में हम 36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 96, और हमसे कितना आना चाहिए हमारा 75 आना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन संख्या हमारा 50 होगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं। दिया गया है कि जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो हमारा अगर 50 रुपए है तो उसका लाभ भी कितना होगा आपको 50% का। तो 50 गुणे 50 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया 55 25। अब 50 में हम 25 जोड़ देते हैं, 50 प्लस 25 कितना हो गया 75। और हमसे पूछा भी क्या गया था कि उसका मूल्य कितना हो जाए 75 रुपए। तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही है आपका चौथा, मतलब 50 रुपए सही है। तो ऑप्शन संख्या 4 रुपए 50 इसका सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 104 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 104 दिया गया है, यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो दोनों वृत्त, पहला ऑप्शन दिया गया अंतःस्पर्शी होंगे, दूसरा दिया गया बाह्यस्पर्शी होंगे, तीसरा दिया गया प्रतिच्छेदित करेंगे, या चौथा दिया गया अनावृत करेंगे। तो इसकी कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं हल। हम मान लेते हैं एक पहला वृत्त दिया गया है यहाँ पे ये है, और दूसरा वृत्त ये दिया गया है। हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, और इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R2 है। अब क्या दे दिया गया, अगर इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालना चाहें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यस हमेशा क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं इसकी दूरी यस है तो उसकी जो दोनों बीच की दूरी है वो डी के स्मॉल होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मान लेते हैं ये दूरी आपकी R1 है और ये दूरी आपकी R2 है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर आपका D, क्योंकि R1 और R2 के बराबर हो जाएगा, तो S बराबर D के हो गया। अब तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो प्रतिच्छेदित कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये हो गया, और एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित कर देते हैं दो वृत्त। हम लोग मान लेते हैं कि ये दूरी आपकी क्या हो गई, ये R1 हो गई, और ये दूरी भी आपकी यहाँ से यहाँ तक की R2 हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो D है S है, मतलब दोनों बीच की जो दूरी है, मतलब यस जो है
वो हमेशा ग्रेटर देन डी, दोनों डिस्टेंस के बीच की बराबर होगी। अब बताइए इसमें हमारा क्या दिया गया, ये प्रतिच्छेदित वाला कंडीशन दिया गया है कि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है। तो दो वृत्तों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है, तो हमारा कौन सी कंडीशन होगी कि वो दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ये हमने फिगर तीसरे में आपको बता दिया है। तो इसके लिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या 3 की प्रतिच्छेदित करेंगे। दोस्तों 105वां प्रश्न आपका रीजनिंग से दिया गया था कि अंक विन्यास 1 5 2 10 ... 15 4 2 4 20 में विलुप्त संख्या क्या है। तो इसको लिख लेते हैं। 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, फिर ... फिर अगला 15 दिया गया था, फिर 4 दिया गया था, फिर 20 दिया गया था। अब यहाँ से हम आपको देखना है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, एक गैप करने के बाद 2 के बाद फिर एक गैप करने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अगर यहाँ 3 है तो अगला गैप 1 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन संख्या 4 में ही आपका 3 दिया गया, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 106 पे। प्रश्न संख्या 106 दिया गया, यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अगर हमारा 6 से भाग देने पर शेषफल आपका 4 5 ही बच रहा है, तो हम उसको वही लिख लेते हैं कि ए और बी की वैल्यू है। तो ए और बी आपका दे दिया गया, हम मान लेते हैं कि जो शेषफल बचा है 4, ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 और 5 दिया गया, तो हम इसको मान लेते हैं 5 हो गई। यहाँ दिया गया है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ए का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 का योग मतलब 16 प्लस 25 कितना हो गया आपका, 41 हो गया। तो 41 यहाँ पे 41 हो गया। 41 को किससे भाग करना है आपको, 6 से भाग देना, तो 6 से भाग दे दीजिए। 6 6 36, 36 41 में से 36 गया, तो आपका कितना बचेगा शेष, आपका 5 बचेगा। तो जिस ऑप्शन में आपका 5 होगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों दिया गया है कि यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम लोग का आपका भुजा मतलब साइड अगर दे दिया गया, हम मान लेते हैं कि 10 मान लिया, उसमें 10% की वृद्धि कर देने पे कितना हो जाता है दोस्तों, 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया। तो 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब हमें उसके क्षेत्रफल मतलब हमें इसका क्षेत्रफल हमने अभी बताया कि उसका वर्ग कर देते हैं। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। 121 में से 100 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 21%। तो जिस ऑप्शन में आपका 21% होगा वही आपकी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन संख्या क्या हो गई आपकी बी सही हो गया, 21%। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 108 पे। 200 प्रश्न संख्या 108 दिया गया था, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए हम इसको ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया था, हल आपका पहला दिया गया था 4 और 5 वर्ष पूर्व हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 बार घटाएंगे तो -1, ये कभी हो नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन आपका कट हो गया। दूसरा क्या दिया गया था आपका 5 दिया गया था, 5 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 घटाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 तो कभी हो नहीं सकता दोस्तों, तो यह ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगर 0 हो भी सकता है और 9 वर्ष बाद, तो अगर हम 9 वर्ष बाद करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 5 कितना हो गया 14, और इन दोनों का गुणनफल क्या 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब तीसरा क्या दिया गया था दोस्तों, 7 दिया गया था। 7 में 5 वर्ष को अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष अगर हम घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 7 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16। अगर यहाँ पे हम लोग 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब क्या इन दोनों का गुणनफल आपका क्या 15 आ रहा है, 16 और 2 का 16 दूना 32, ये भी नहीं आ रहा है। अब आपका चौथा ऑप्शन क्या दे दिया गया था, 6 दे दिया गया था। 6 में अगर हम 5 वर्ष अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 5 वर्ष यहाँ घटा देते हैं तो आपका 1 आ जाएगा।
अगर 6 में 9 वर्ष हम क्या जोड़ देते हैं, 9 वर्ष जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 6 15। अब क्या इन दोनों का गुणनफल आपका 15 आ रहा है, 15 का नाम 15, मतलब आपका वो ऑप्शन कौन सा होगा सही, आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 109 पे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 109 दिया गया था 0.00032 की पावर 0.6 का मान क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हल। हम पहले जो आपका पावर दिया गया इसको हम लोग भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो 0.6/10, तो कितना हो जाएगा आपका 6/10, मतलब कि कितना आ गया 3/5 आ गया। मतलब हमको इसको कितना भी लिख सकते हैं, हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह लिख लीजिए। तो कितना दिया गया था आप यहाँ पे लिख लीजिए 0.00032 की पावर 3/5। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.00032 की पावर 1/5 और सबकी पावर आपका कितना हो गया, आपका 3 हो गया। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए किसकी पावर 5 होता है या 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन दशमलव कितने स्थान पर लगा, 1 2 3 4 5 स्थान बाद लगा, मतलब कि क्या हो जाएगा ये वैल्यू इसकी 0.2 की पावर 5 गुणे 1/5 की पावर आपका 3 हो गया। ये 5 से 5 कट गया। तो अब हम लोग क्या लिख कर सकते हैं यहाँ पे 0.2 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा आपका 3 अंक बाद लगेगा। तो 0.00 और 2 की पावर कितना है 3 है, 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया। तो 0.008 मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन संख्या 2। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 110 पे। प्रश्न संख्या 110 दिया गया था यदि संख्याएं 5x9 327 और 2y8 का योग 1114 हो तब x का महत्तम मान संभव है। तो इसको नोट कर लीजिए। पहले दिया गया था 5x9, दूसरा दिया गया 327 के, और तीसरा दिया गया था आपका 2y8, और हमारा योग कितना आ रहा था दोस्तों 4 फिर 1 1 और 1 इतना आ रहा था। अब आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग 9 7 16 8 आपका कितना हो गया 24, मतलब हमारा क्या आएगा यहाँ पे हासिल आपका 2 आएगा। तो अब देखिए 2 2 4 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू हमारा क्या है 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए कि यहाँ पे एक तो आएगा नहीं कि 4 प्लस x प्लस वाई 1 आएगा नहीं, मतलब हमारा यहाँ पे क्या अंक होना चाहिए, यहाँ पे दहाई का अंक, मतलब हमको 11 लाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे देखिए पहले तो 2 है, फिर x है, फिर क्या है आपका 2 है, फिर y है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और हम लोग को क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे देखिए 5 3 8 2 10, मतलब 1 हासिल और आएगा तभी तो यहाँ पे 11 आएगा। 10 तो ऐसे आ जाए, मतलब 1 हासिल, मतलब हमको यहाँ पे कितना लाना है 11 लाना है। तो हम लोग को यहाँ पे 11 लाना है। तो अब कितना होगा 4 प्लस x प्लस वाई, तो हमें 11 लाना। तो 7 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे प्रश्न पे महत्तम संभव मान, मतलब हमें x का सबसे महत्तम संभव मान निकालना है। तो x की जगह हम लोग अगर 7 रख लेते हैं तो 7 रख देते हैं, और y की जगह हम लोग 0 रख देते हैं। तो 7 प्लस 4 11, तो हमें 11 मिल जाएगा। तो महत्तम अधिकतम मान मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी x की। तो x की महत्तम वैल्यू आपकी 7 होगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 111 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 111 दिया गया परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या होगी। 0/-5 को कैसे ले सकते हैं हम 0/-5, ये हमेशा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या क्या है, ये देखिए माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस और माइनस दोनों दिया गया है। तो -3 और -8, माइनस माइनस कट गया, मतलब क्या आ गया 3/8, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 112 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 112 दिया गया है दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है तथा उनके बीच का अंतर 10 है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम पहले मान लेते हैं लाहल।
मतलब लासा को हम लोग लघुत्तम एलसीएम मानते हैं। एल गुणे एच की वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, मतलब ए पहली संख्या है गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका दे दिया गया 336, और दोनों का अंतर मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए, बी माइनस ए का अंतर कितना दे दिया गया आपका 10 दे दिया गया है। तो अब हमें इस प्रश्न को ऑप्शन से करते हैं। 10 गुणे 20 पहली संख्या मतलब अगर 10 मान लो दूसरी संख्या 20 मानते हो तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 336 आ नहीं रहा। अगर हम 14 गुणे 24 कर लेते हैं तो 14 गुणे 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और 24 का गुणा करेंगे तो आपका 336 आ जाएगा। और ए माइनस बी या बी माइनस ए करेंगे मतलब या तो 24 को पहले घटा लेते हैं तो 24 माइनस ए मतलब 10, 14 तो कितने इसके बराबर 10 के बराबर, मतलब ये ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 14 और 24 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 113 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 113 दिया गया 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65 किस संख्या से भाज्य होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। हल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 की पावर 61 को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 की पावर 61 की कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा पावर में। यहाँ क्या बचेगा, प्लस 4 की पावर कितना आएगा 1 बचेगा, प्लस 4 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 की पावर 3 और प्लस 4 की पावर 4 यही बचेगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 की पावर 61 यह आएगा 1 प्लस 4 की पावर 4 आएगा, प्लस 4 की पावर 2 कितना आएगा 16, प्लस 4 की पावर 3 क्या आएगा 4 चौके 16 चौके 64, प्लस 4 की पावर 4 कितना आएगा 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। अब इसको आपस में ऐड कर लीजिए। आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 4 की पावर 61 और इसको करेंगे 4 1 5 16 64 और 256 तो यह आएगा 341। अब हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखिए कि 341 किससे कट जाता है। क्या 341 3 से कटेगा, देख लेते हैं। तो पहले योग कर लेते हैं। तो 4 3 7 1 8 ये 3 से नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा, 17 दूना 34 1 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। 19 से कटेगा, 19 51 19 और बचेगा आपका 15 151 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं। दो संख्याओं मतलब इस और इसका जोड़ क्या इसके बराबर है 3 1 4 4 4 कट जाएगा, मतलब 4 - 4 0। तो आपका ये 341 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन संख्या 2 मतलब 11 से विभाज्य होगा। अब चलते हैं 114वें प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 114 करा 3:57 शाम मतलब पीएम में से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या था। तो हमारा दे दिया गया 3 घंटा 57 पीएम में हम क्या कर पूछना 5 घंटे 58 मतलब हम इससे पहले कितना चले जाए 6 चले जाते हैं, 6 घंटे हम पहले चले जाते हैं। 6 घंटा कर लेंगे तो घटा, क्योंकि ये पीएम है तो इससे क्या है घट जाएगा, तो घटने पे कितना आ जाएगा आपका 9:57 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा एएम हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है 5 घंटे 58 मिनट, तो 9:57 में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं 9:57 में हम लोग प्लस 2 मिनट और जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 9:59 एएम। तो ये 9:59 एएम आपका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर सही है। यहाँ एएम है 7:58, ये गलत हो गया। 9:59 एएम ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 115 पे। प्रश्न संख्या 115 दिया गया नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने में खर्च का विवरण है। यदि परिवार का कुल आय 35,000 रुपये है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च होगा। तो ईंधन तथा भोजन आपका 48% है, ईंधन आपका 10% है, तो कितना हो गया आपका 48% प्लस 10% बराबर आपका 58%। 58% किसका निकालना हमको, कुल खर्च मतलब कुल आय कितना है आपका 35,000, 35,000 का 58% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना है 20,300, ये आपका रुपये आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से भी बता देते हैं। आप बताइए कि 35 किसका गुणनखंड है आपका 35 आपका, अगर हम 35,000 ये आपका और है, ये दूसरा मेथड है। आंसर तो आपका ये आ गया और यहाँ पे दे दिया गया 58%। तो अब देखिए 35 किसका है 7 × 5 और ये कितना हो गया 29 दूना 58। तो आप यहाँ पे देखिए किससे
कौन सी संख्या कट जा रही है। हम अगर 35 को ले रहे हैं तो 5 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। अब हम देख लेते हैं 7 से कौन सी संख्या कट रही है। 7 से क्या 10,700 कट रहा है? नहीं कटेगा। 20,300 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। 7 दूना 14, बचेगा 6, 7 9 63, मतलब बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और कोई भी ऑप्शन नहीं कटेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 20,300 रुपये। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब चलते प्रश्न संख्या 116 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 116 दिया गया, यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दोस्तों अप्रैल से दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर किस मंथ पे होता है? आपका फरवरी में होता है। तो मतलब कि यहाँ पे अधिवर्ष से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 1 अप्रैल को बुधवार है, यहाँ लिख देते हैं 1 अप्रैल आपका क्या है? बुधवार। तो अगले साल क्या हो जाएगा? 2005 पे। ये 2004 का बात है। अब 2005 में क्या हो जाएगा दोस्तों? एक दिन बढ़ा देते हैं तो ये क्या होगा? बृहस्पतिवार। अब उसमें फिर 2006 कर देते हैं तो एक दिन और बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आप हमसे एक साल और पूछा, मतलब 3 साल बाद पूछा। 2000 क्या हो जाएगा? 7। शुक्रवार में एक साल और जो एक दिन और जोड़ दें क्या आएगा? शनिवार। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शनिवार। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 117 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 117 दिया गया, दिए गए न्यून कोड के पूरक व संपूरक कोडों का अंतर ज्ञात कीजिए। न्यून कोड हम लोग मान लेते हैं 30 अंश है। 30 अंश का हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? संपूरक। यहाँ पे क्या है? पूरक कोड है। तो दोस्तों पूरक कोड क्या होगा? 30 अंश का पूरक कोड क्या होगा? ऐसे दो कोडों का योग जिनका योग हमारा क्या हो? 90 अंश हो जाता है। तो 30 में क्या जोड़ देंगे तो 90 अंश हो जाएगा आपका? 60 अंश जोड़ देंगे। तो पूरक कोड ये हो गया। और 30 में संपूरक करने के लिए क्या करेंगे? ये दो कोडों का योग कितना हो चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो 30 में क्या जोड़ देंगे कि ये 180 अंश हो जाएगा? 150 अंश जोड़ देंगे। अब इन दोनों का अंतर 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका? 90 अंश। तो मतलब आप इन दोनों का अंतर क्या हमेशा आएगा? 90 अंश आएगा। 2 मतलब पूरक व संपूरक कोडों का अंतर कितना आएगा? 90 अंश आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 118 पे। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है, कितने समय में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा? तो हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है? प्रतिशत आपका 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो हमें कितना मूलधन का कितना हमें जाना है? 5/6 जाना है। तो हमें 1/6 से 5/6 जाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो इसीलिए हमें कितने वर्ष में प्राप्त होगा? ये 5 वर्ष में प्राप्त हो गया। ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 120 पे। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है, 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। प्रश्न संख्या 119। तो इसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे? हम मान लेते हैं यहाँ दिया गया 10 रुपये में कितने केले हैं दोस्तों? आपका खरीद करके 12 रुपये में 10 केले की दर से आपका यहाँ 12 केले खरीदा, यहाँ है 12 केले। तो 12 केले हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दे दिया गया? 12 रुपये में 10 केले में बेच दिया। यहाँ पे 10 केले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो जो आएगा उस वही हमारा प्रतिशत लाभ होगा। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। यहाँ पे 12 का 12 में गुणा करेंगे, 12 बरहिया में 144। तो 144 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 44%। मतलब लाभ कितना आएगा आपका? 44%। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 44%। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 120 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 120 दिया गया, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना गया? 30%। तो 30% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? हम लोग 30% को हम लोग लिख सकते हैं 30/100। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0 से 0 कट कर दिए तो कितना आ जाएगा? 3/10।
और क्या दिया गया है 3/4, तो यहाँ 3/4। अब देखिए इन दोनों का हम लोग जो आपका हर है उसका हम लोग लासा निकाल लेते हैं। 10 और 4 का लासा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग 20 का हम लोग क्या निकाल दें हम लोग 20 का हम लोग मान लेते इसका लासा हमारा 20 आ गया, तो 20 का हम लोग 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 का 30% हम लोग निकालेंगे तो 6 रुपये आ जाएगा। और 20 का अगर हम लोग 3/4 निकालेंगे तो क्या आएगा 20 गुणे 3/4, तो 4 पंचे 20 मतलब कितना आ गया 15। तो एक आपका आ गया 6 और दूसरा आ गया आपका 15। इन दोनों का अंतर क्या है आपका 9 है। और प्रश्न में कितना दे दिया गया का से कितना अंतर है आपका 63 है, मतलब 9 की वैल्यू आपकी कितनी है 63 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 9 63 मतलब 7 आ गई। तो हमारा कितना है 20 है, तो 20 में हम लोग किसका गुणा कर देंगे 7 का गुणा कर देंगे। 7 दूना 14 140। जिस ऑप्शन में 140 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 140। दोस्तों यह रहे आज के आपके सभी प्रश्न का हैंड रिटन सोल्यूशन। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।